हेलो एवरीवन। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन में से हर एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से कवर करना है। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं और हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं इस सीरीज में उनको देख लेते हैं। जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इसमें वो है सबसे पहला एटमॉस्फेयर, जो कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर गैसेस एंड ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर्स की लेयर जो अर्थ सरफेस के अराउंड पाई जाती है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और उसकी डिफरेंट लेयर्स, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। उन सबको हम कवर करेंगे फर्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेयर में। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है क्लाउड्स। क्लाउड्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, कितने टाइप के क्लाउड्स होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम सेकंड सब टॉपिक क्लाउड्स में कवर करेंगे। थर्ड जो टॉपिक है हमारा क्लाइमेटोलॉजी सीरीज में वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? सन से आने वाली जितनी भी सन रेज है जो कि अर्थ सरफेस पर पड़ रही हैं उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। तो इंसोलेशन टॉपिक हम पढ़ेंगे या सोलर रेडिएशंस को हम देखेंगे और उसको अफेक्ट करने वाले सोलर रेडिएशंस को अफेक्ट करने वाले सोलर रेडिएशंस की क्वांटिटी जो कि अर्थ सरफेस पर पहुंच रही है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, हीट बजट। हीट बजट क्या है कि देखो, अर्थ पे एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो है सन की एनर्जी या सन रेज। तो सन की जो एनर्जी अर्थ सरफेस पर पहुंच रही है, अब सन से चली 100% एनर्जी, तो 100% की 100% अर्थ सरफेस पर नहीं पहुंचेगी। उसमें से कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर लेंगी या गैसेस एब्जॉर्ब कर लेंगी और वो फिर से उसे स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देंगी। तो उसका कुछ पार्ट ही अर्थ के सरफेस पर पहुंच पाता है। तो इन सब का जो टोटल है, सम टोटल है, जो सन एनर्जी का सम टोटल है जो डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज होता है उसे हम बोलते हैं हीट बजट। तो हीट बजट भी हम इंसोलेशन के साथ देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है और उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हम पढ़ेंगे कि जो अर्थ सरफेस पे विंड्स चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं और किस तरीके के पैटर्न बना रही हैं। तो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे डिफरेंट टाइप की विंड्स चलती हैं जो कि डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनाती हैं। तो ये विंड पैटर्न्स जो कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो क्यों है और किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में। और इसी के साथ हमारा जो सब टॉपिक अटैच रहेगा वो रहेगा प्लेनेटरी विंड्स। जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अर्थ के पे विंड्स मिलती हैं उन्हें हम पढ़ेंगे प्लेनेटरी विंड सेक्शन में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेजर टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। इनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं। इनका फॉर्मेशन क्यों होता है, किस तरीके से ये मूव करते हैं और किस रीजन में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स टॉपिक में। इसी के साथ इसमें हम कुछ अदर टॉपिक्स भी पढ़ेंगे जैसे टॉर्नेडोज एटसेट्रा, जो कि एक्स्ट्रा क्लाइमेटिक फिनोमिना है जिनको हम इस टॉपिक के साथ ही कवर करेंगे। जो
नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसमें, वो है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स हर एक रीजन में कुछ एक स्पेशल टाइप की हॉट विंड या कोल्ड विंड चलती है, ठीक है। तो उसको हम लोकल विंड बोलते हैं, और लोकल विंड्स को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्लाइमेटिक रीजन्स। अर्थ सरफेस पे बहुत सारे क्लाइमेट टाइप्स मिलते हैं और बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स बनते हैं। जैसे इक्वेटर के अराउंड हमें इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक्स के अराउंड हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन देखने को मिलेगा। सब ट्रॉपिक्स के अराउंड हमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन देखने को मिलेगा। फर्दर नॉर्थ या फर्दर साउथ जाएंगे तो हमें टेम्परेट, टैगा और टुंड्रा, ये क्लाइमेटिक जोन भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी और कुछ क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिन्हें हम एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे या डिटेल में कवर करेंगे अपने एक डिफरेंट वीडियो में, जिसका टॉपिक रहेगा क्लाइमेटिक जोन्स। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है एटमॉस्फेयर। इस वीडियो में हम केवल एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स एंड साउथ में हम क्लाउड्स को कवर करेंगे। एटमॉस्फेयर होता क्या है? एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस के अराउंड ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो गैसेस अर्थ सरफेस के अराउंड जुड़ी हुई हैं, जो गैसेस जुड़ी हुई हैं अर्थ सरफेस के अराउंड, या एक स्फीयर या लेयर जो गैसेस की हमें अर्थ के अराउंड मिल रही है, और जुड़ी हुई किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है? एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, मेनली गैसेस हैं प्लस वाटर वेपर है। मेनली गैसेस एंड वाटर वेपर मिलके बनाते हैं एटमॉस्फेयर को। गैसेस कौन कौन सी हैं? गैसेस सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन, जो कि लगभग 21% है। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पे आर्गन, जो कि 0.93% है। चौथे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लगभग 0.03% है। ये मेजर गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। इसके अलावा ट्रेस अमाउंट में नियॉन मिलती है, ये लगभग 0.002% है। इसके बाद हमारे पास हीलियम, क्रोमियम, जीनॉन, हाइड्रोजन, इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट गैसेस मिलती है। हीलियम तक जब हम पहुंचेंगे तो इसकी क्वांटिटी लगभग 0.005% हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी है। तो हमें जो मेजर गैसेस हैं उनको ही ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली हमें कुछ गैसेस के अमाउंट याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, या कार्बन डाइऑक्साइड का की क्वांटिटी कितनी है, तो वो है 0.03%। कभी पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है या फिर आर्गन की क्वांटिटी कितनी है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक लेयर है गैसेस की अर्थ सरफेस के अराउंड। और ये करता क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर जो हमें सन रेज से आने वाले हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। जो सन रेज हैं उनके अंदर यूवी रेज होती है, और हमें पता है, और नहीं पता है तो हम देख लेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन पाई जाती है, जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है और यूवी रेज को अर्थ सरफेस पे पहुंचने से रोकती है। तो हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाती है। जो सबसे बड़ा मेन यूज है एटमॉस्फेयर का, वो है लाइफ गिविंग लाइफ गिविंग पावर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा बायोस्फीयर है वो एटमॉस्फेयर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि हमें पता है जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सारे जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो लिविंग बीइंग्स नहीं होंगे, या फिर लिविंग बीइंग्स की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो ये एक लाइफ गिविंग लेयर है जो कि लाइफ को पॉसिबल बनाती है अर्थ के सरफेस पे। तो ये शेल्टर करती है सारी लाइफ फॉर्म्स को अर्थ के सरफेस पे। दूसरा, ये हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल रेज जो कि सन से आ रही हैं उनसे अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। एक मेजर जो यूज है एटमॉस्फेयर का वो है टेम्परेचर जो अर्थ सरफेस पर है उसको कंट्रोल में रखना। देखिए, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर लगातार सन की रेज आती जा रही हैं और सन की रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं अर्थ सरफेस पे रॉक्स के द्वारा या जो भी सरफेस है उसके द्वारा, चाहे वो सैंडी सरफेस है या फिर रॉकी सरफेस है, सब सन की रेज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर रेज की हीट लगातार एब्जॉर्ब होती रहेगी तो सरफेस का टेम्परेचर लगातार राइज होता रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो उस हीट को लगातार डिसिपेट करती रहती हैं स्पेस में, और इस तरीके से जो अर्थ का टेम्परेचर है या अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो ये एटमॉस्फेयर के जो मेजर यूज है वो है। अब अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। डिफरेंट लेयर्स, कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स। तो 5 लेयर्स में अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइडेड है। अर्थ के सबसे पास वाली जो लेयर है या सबसे निचली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाली लेयर है मेसोस्फियर। उसके ऊपर की जो लेयर है वो है थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर। थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर। और आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फियर, जो एक्सटेंड होती है स्पेस में। तो स्पेस और एक्सोस्फियर के बीच में कोई एक डेफिनेटिव बाउंड्री नहीं है। एक्सोस्फियर फर्दर बहुत डीप में जाके स्पेस में जाके ये मिल जाती है। तो 5 लेयर्स हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फियर की। अब एक एक करके देख लेते हैं हर एक लेयर के यूज और हर एक लेयर की क्वालिटीज को। देखिए, ये जो डायग्राम है ये बता रहा है कि हम अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो किस तरीके से अर्थ सरफेस पे हमें लेयर्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के सबसे नजदीक वाली लेयर ये ट्रोपोस्फियर है जो लगभग 8 से 12 किलोमीटर की हाइट पे मिलती है। उसके ऊपर हमें मिलता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में ही हमें यहाँ पे ओजोन की एक परत देखने को मिलती है, ओजोन की एक लेयर देखने को मिलती है। तो लोअर स्ट्रेटोस्फियर, लोअर स्ट्रेटोस्फियर में हमें देखने को मिलती है ओजोन। कभी कभी इस लेयर को हम ओजोनोस्फियर भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ओजोनोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर के ऊपर और स्ट्रेटोस्फियर की सबसे निचली लेयर, वहां पे हमें ओजोन देखने को मिलेगी, उसको हम ओजोनोस्फियर बोलेंगे। ये इसकी हाइट लगभग 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच हमें देखने को मिलती है। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट 12 से 50 किलोमीटर। इसके बाद की जो लेयर है वो है मेसोस्फियर, जो लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की हाइट पे हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो लेयर आएगी वो है थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर।
स्फीयर। आयोनोस्फीयर से क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस हैं वो मेनली आयंस की फॉर्म में मिलती हैं। तो ये वाली जो लेयर है, और थर्मोस्फीयर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसे थर्मोस्फीयर बोलते हैं। तो 50 किलोमीटर, सॉरी 80 किलोमीटर के बाद की जो लेयर, लगभग 400 किलोमीटर की हाइट तक जो लेयर मिलती है वो है थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर। और आउटर मोस्ट लेयर जो कि स्पेस में एक्सटेंड होती है वो है एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर की हाइट तक हमें एक्सोस्फीयर देखने को मिलती है। कोई भी डेफिनेटिव यहाँ पे हमें बाउंड्री नहीं देखने को मिलेगी एक्सोस्फीयर और स्पेस के बीच में। तो एक एक करके अब हम सारी लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सी लेयर का क्या काम है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जैसे कि हमने देखा सबसे लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ऑन एन एवरेज 10 किलोमीटर की हाइट पर ये हमें देखने को मिलती है। 10 किलोमीटर की हाइट तक हमें देखने को मिलती है। 8 से 12 किलोमीटर की हाइट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी हाइट चेंज होगी। तो 8 से 12 किलोमीटर की हाइट इसकी होती है। ट्रोपोस्फियर में ही लगभग 75% गैसेस हैं। जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैसेस मिलती हैं उसकी लगभग 75% हमें ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलती है। जितने भी क्लाउड्स अपीयर होते हैं, जो भी क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं, वो भी हमें किस में देखने को मिलते हैं? ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलते हैं। और वाटर वेपर्स, जो ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी ह्यूमिडिटी है या वाटर वेपर्स हैं, उसका लगभग 99% हमें ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलता है। बहुत मिनिमल पार्ट हमें स्ट्रेटोस्फियर में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें ऊपर की लेयर्स में वाटर वेपर्स देखने को नहीं मिलती। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, टेम्परेचर और एयर प्रेशर दोनों कम होते चले जाएंगे। टेम्परेचर भी कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। टेम्परेचर जो कम होता है उसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है? जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम क्यों होगा? जैसे जैसे गैसेस ऊपर जाएंगी वो एक्सपेंड होना स्टार्ट होंगे। जब वो एक्सपेंड होंगी तो हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, और हीट एब्जॉर्ब करेंगी तो क्या होगा? टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और इसी वजह से अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे हमें टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। एडियाबैटिक लैप्स रेट है कितनी? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर असेंड। इसका मतलब हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते जाएंगे, टेम्परेचर हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाएगा। तो जब हम ट्रोपोस्फियर की बाउंड्री पे पहुंचेंगे या ट्रोपो पॉज पर पहुंचेंगे, जहां पे ट्रोपोस्फियर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है, वहां पे टेम्परेचर नेगेटिव में हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रोपोस्फियर का ट्रोपोस्फियर के बारे में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ट्रोपोस्फियर लोअर मोस्ट लेयर है। इसकी एवरेज हाइट लगभग 10 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ट्रोपोस्फियर में लगभग 75% एटमॉस्फेरिक गैसेस मिलती हैं। 99% ऑफ वाटर वेपर्स देखने को मिलती हैं। और क्लाउड सारे कहाँ पर अपीयर होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। ऊपर जाने पे टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही कम होंगे। जो टेम्परेचर कम होता है उसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट, और जनरली कभी कभी लिखा होता है लैप्स रेट। और है कितना ये? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर असेंड। यानी कि हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। नेक्स्ट लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर हमारी सेकंड लेयर है अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर। तो
स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं, सॉरी, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। और ट्रोपोस्फीयर के ऊपर ये लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक हमें देखने को मिलती है। अगर ग्राउंड से देखें 10 या 12 किलोमीटर तक हमारी हो जाएगी ट्रोपोस्फीयर, और यहाँ से लगभग ग्राउंड से लेंगे तो ये यहाँ तक लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक हमें देखने को मिलेगी स्ट्रेटोस्फीयर। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि ट्रोपोस्फीयर की लोअर लेयर्स में हमें ओजोन देखने को मिलती है, जिसे हम कभी कभी ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। ओजोन का जो मेन यूज है या मेन फंक्शन है वो है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करना। जो सन से रेज आती हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, जो कि लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो अल्ट्रावायलेट रेज भी तीन तरीके की होती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। इसमें से यूवी बी सबसे ज्यादा हार्मफुल रेज हैं, जो कि अ, काफी सारी प्रॉब्लम्स लिविंग बीइंग्स में क्रिएट करती हैं। ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस में ये स्किन कैंसर कर सकती हैं। ठीक है? तो ओजोन इन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें स्ट्रेटोस्फियर में, तो हमने ट्रोपोस्फियर में देखा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट के बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचेंगे तो यहाँ पे हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये बिल्कुल अपोजिट है स्ट्रेटो सॉरी ट्रोपोस्फियर के टेम्परेचर कंडीशंस के। जो नेक्स्ट लेयर है हमारी वो है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर थर्ड लेयर है अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे। मेसोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर की ऊपर वाली लेयर है और लगभग 85 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करती है। अर्थ के ग्राउंड से या सी लेवल से लगभग 85 किलोमीटर की हाइट तक हमें मेसोस्फियर देखने को मिलती है। मेसोस्फियर में फिर से टेम्परेचर कम होता जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होता जाएगा या कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। जब सबसे ऊपर पहुंचेंगे मेसोस्फीयर के हाईएस्ट हाइट पर पहुंचेंगे तो टेम्परेचर लगभग -90 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर स्ट्रेटोस्फियर में आए टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर मेसोस्फियर में आए तो टेम्परेचर फिर से कम हो रहा है। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ और घट रहा है डिफरेंट लेयर्स में। जो नेक्स्ट लेयर है हमारी वो है थर्मोस्फियर और आयोनोस्फियर। ह्यूमंस के लिए ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो अभी हम देखेंगे। तो थर्मोस्फियर मेसोस्फियर के ऊपर वाली लेयर है, मेसोस्फियर के ऊपर लाई करती है, जहां पे टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये मेसोस्फियर के अपोजिट है, जहां पे टेम्परेचर कम हो रहा था, मेसोस्फियर में ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा था। थर्मोस्फियर में जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस हैं, वो बहुत ज्यादा रेयर हैं। रेयर मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत ज्यादा डेंसिटी इनकी कम है। तो अगर हम ऊपर जाएं तो हमें टेम्परेचर इतना ज्यादा फील नहीं होगा, बल्कि हमें तो बहुत ज्यादा ठंडा वहां पे फील होगा, क्योंकि गैसेस बहुत रेयर है। लेकिन वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। अब ये टेम्परेचर हाई क्यों होता है? ये टेम्परेचर हाई होता है एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरे रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन की वजह से। क्योंकि थर्मोस्फियर में आयंस की फॉर्म में हमें गैसेस देखने को मिल रही हैं, और ये आयंस जो यूवी रेज हैं, एनर्जेटिक यूवी रेज हैं और एक्स रेज हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। इसी लेयर में हमें सैटेलाइट्स
जो हम सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, वो सैटेलाइट्स कहाँ पे प्लेस होते हैं? आयनोस्फीयर में। जितने भी पोलर सैटेलाइट्स हैं वो सारे कहाँ पे प्लेस होते हैं? आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर में। एक स्पेशल टाइप का फिनोमेना ऑरोराज, नॉर्दर्न स्फीयर और साउदर्न स्फीयर दोनों में हमें देखने को मिलता है। ऑरोराज हैं क्या? ऑरोराज एक स्पेशल टाइप की लाइटनिंग है जो कि नॉर्दर्न स्फीयर और साउदर्न स्फीयर में हमें देखने को मिलती है। ये फॉर्म होती है सन रेज से निकलने, सन रेज या सन से जो रेज आ रही हैं, जब उनका इंटरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोड्यूस होते हैं और डिफरेंट टाइप के कलरफुल लाइट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। और इन्हीं लाइट्स को हम बोलते हैं ऑरोराज। तो ऑरोराज हमें किस लेयर में देखने को मिलेंगी? थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर में। तो ऑरोराज हमें थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है। आयनोस्फीयर जो टर्म है, जो आयनोस्फीयर टर्म है, वो एक कोई स्पेशल अलग से लेयर नहीं है। मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का एक कॉन्जिक्यूटिव पार्ट है या ट्रांजिशनल पार्ट है, जिसमें मेजर पार्ट थर्मोस्फीयर का आता है और कुछ पार्ट मेसोस्फीयर का आता है। इसी को हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का एक बहुत बड़ा यूज रेडियो वेव कम्युनिकेशन में होता है। जैसे हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन टॉवर से सिग्नल जाएगा आयनोस्फीयर में। यहाँ पे हमारा सैटेलाइट है जो इसे रिफ्लेक्ट करेगा और अर्थ सरफेस पे ये सिग्नल फिर से रिसीव होंगे। तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन या रेडियो वेव कम्युनिकेशन में थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर का यूज होता है। तो एटमॉस्फेयर में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लाउड्स एंड क्लाउड्स के टाइप्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वेलकम।